हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने अपने लास्ट टाइम के लेक्चर को कंप्लीट किया था पाचन तंत्र के बारे में पढ़ के, और फिर हमने उसके बाद वाला जो लेक्चर बनाया था उसमें था कुछ क्वेश्चंस जो कि पाचन तंत्र और उससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उन सब के बारे में था। अब हम लोगों को पढ़ना है श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि क्या होता है श्वसन, यानी व्हाट इज द रेस्पिरेशन। सो लेट्स सी हियर व्हाट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होती है वो एक ऐसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकारक क्रिया होती है, जिसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज को ले लिया जाए या जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि उसमें तीन चीज़ों का मिश्रण होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी होंगे वो जटिल कार्बनिक यौगिक होंगे, और जटिल कार्बनिक यौगिकों के विघटन से जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि जो हमारा ग्लूकोज होगा वो किसमें टूटेगा, CO2 प्लस H2O में टूटेगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एक तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम उसको ले सकते हैं। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कुछ जीव जो होंगे, यानी जो जीव होते हैं वो ऊर्जा भी मुक्त करते हैं, यानी कि एनर्जी भी कुछ रिलीज होती है। तो श्वसन क्या हुआ, श्वसन एक ऐसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई जिसमें जो हार्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके डिसॉल्वेशन, उनके विघटन से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि हाइड्रोजन का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो ये हुई बात हमारी श्वसन किसकी, किसे कहते हैं उसकी। अब हमें बात करनी है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन नॉर्मली जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑक्सीश्वसन और दूसरा होता है अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन क्या होता है, ऑक्सीश्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की हेल्प से जो भी चीजें होती हैं वो ऑक्सीडेशन कहलाती हैं, और जो ऑक्सीजन की हेल्प से नहीं होती यानी जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक जो होगा, एरोबिक जो प्रोसेस होगी वो होगी ऑक्सीडेशन की, ठीक। और जो एनारोबिक प्रोसेस होगी यानी कि एरोबिक प्रोसेस जो होगी वो होगी अनऑक्सीडेशन की। तो अनऑक्सीडेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो होगा वो अनऑक्सी यानी कि एब्सेंट होगा, और जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी रेस्पिरेशन हो रहा है, कोई भी श्वसन हो रहा है, तो मैं ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन उसको तब बोलेंगे जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। अब सबसे मेनली बात ये है क्या, इसका एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल ऐसा एक हो जाए जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या है। तो एरोबिक और एनारोबिक में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, जितना भी ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है या एनिमल का रेस्पिरेशन होता है या प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, ये सब एरोबिक प्रोसेस का यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। और इसमें मेन जो रेस्पिरेशन आता है वो 2 टाइप्स का होता है, इसमें आती है क्रेब्स साइकिल और एक आती है ग्लाइकोलिसिस। ये दोनों प्रोसेस होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एक मात्र प्रोसेस होती है वो होती है फर्मेंटेशन की, यानी कि किण्वन की। किण्वन में क्या होता है, किण्वन एक ऐसी प्रोसेस है फर्मेंटेशन जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सरल कार्बनिक यौगिकों में चेंज हो जाते हैं, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस उसमें नहीं चाहिए होती है। तो जटिल कार्बनिक यौगिक जो होंगे वो सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाएंगे जब, तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए होगी। मतलब क्या होगा फर्मेंटेशन में कि जैसे कि हम लोग सिरका बनाते हैं, घरों में सिरका बहुत बनता होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, एक कंटेनर लेते हैं, एक बॉक्स, उसमें हम लोग गन्ने को डाल देते हैं, गन्ने का अगर बनाना है या एप्पल का बनाना है, विनेगर जो बनता है सिरका उसको डाल देते हैं, प्लस उसके साथ हम पानी और चीनी डाल देते हैं। तो क्या होता है, और उसको अच्छी तरह से ढक देते हैं यानी कि ऑक्सीजन, और फिर देखते हैं उसमें बहुत सारी फफूंद टाइप का लग जाता है, यानी कि फिर हम उसे छान करके निकाल देते हैं, तो काफ़ी खट्टा पदार्थ होता है। तो उस तरह से अगर प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनऑक्सीडेशन बोलेंगे। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल का मतलब होता है अंदर लेना और एक्सहेल का मतलब होता है बाहर छोड़ना। तो अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होगी वो हमारी कैसी कहलाएगी, ऑक्सीडेशन की कहलाएगी। अब बात आती है इन दोनों टॉपिक्स की, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, और किस में होती है ये, कैसे होती है ये प्रोसेस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है ये। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन और अनऑक्सीडेशन, फिर
फिर हम इसके बाद देखेंगे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, क्योंकि ऑक्सीडेशन और अनऑक्सीडेशन का जो एग्जांपल है वो तो हमने बता दिया अभी, लेकिन उसको बाय रिएक्शन से और बाय मेथड से आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन जो है उसमें क्या होता है, हमने बताया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। श्वसन अगर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को, यानी कि इस प्रकार की जो जीव है उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी जीव या ऑक्सी ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक, तो ऑक्सी जीव भी बोल सकते हैं या ऑक्सी ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, तो ऑक्सी जीव हम लिख देते हैं, ऑक्सी जीव बोलते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं जो हमने दिया एग्जाम्पल के तौर पे आपको। जैसे कि अभी हम लोगों ने सेशन में क्या पढ़ा कि जो एक तरह की ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में विघटित हो जाएंगे, प्लस इनके साथ ऊर्जा भी मुक्त होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीश्वसन जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी श्वसन की जो डेफिनेशन है वो उस पर मैच खाती है, यानी कि श्वसन की जो डेफिनेशन है वही ऑक्सीश्वसन की डेफिनेशन है। और ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक, तो जटिल कार्बनिक यौगिक हमारा क्या है, ये हमारा जटिल कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज। जैसे कि इसमें जटिल क्या है, अभी हमने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, तीनों संयोग है इसमें और तीनों अधिक मात्रा में, इसलिए जटिल कार्बनिक यौगिक टाइटली बॉन्ड है, तो इसलिए जटिल कार्बनिक यौगिक हो गए। फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, दैट मीन यहाँ पे 6O2 लिया गया है, कार्बन और सॉरी ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल लिए गए हैं वो 6 ऑक्सीजन लिए गए हैं बिकॉज रिएक्शन को बैलेंस करना है। फिर हम गिब्स राइज के बाद क्या देख रहे हैं, जो ये टूट रहा है तो किसमें टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, सबको पता है CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इज वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये विघटित हो रहा है और इसके साथ 283 KCl का मतलब किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है। तो ये इस तरह से जो हमारा पूरा रिएक्शन देखने को मिला है वो ऑक्सीडेशन का मिल रहा है और इसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज की जा रही है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। अनऑक्सीडेशन में क्या भी बताया था, अनऑक्सीडेशन में हमने ये बताया था कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन को प्रेजेंस जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम फिर से जटिल कार्बनिक यौगिक ही लेंगे, यानी कि ग्लूकोज ही लेंगे, क्योंकि श्वसन की परिभाषा यही है कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक होगा वही विघटित होगा, तो इसलिए हम ग्लूकोज को लेंगे जटिल कार्बनिक यौगिक को। और क्या होगा, ये विघटित हो जाएगा किसमें, C2H5OH में, जो कि इसके दो मॉलिक्यूल में C2H5OH क्या है हमारा, C2H5OH हमारा जो है वो एथिल अल्कोहल, जिसको नॉर्मल भाषा में अल्कोहल भी बोलते हैं, और जो शराब होती है वो एथिल अल्कोहल ही होती है, और जो देशी शराब होती है वो मेथिल अल्कोहल होती है, यानी कि CH3OH होती है। और इसमें क्या निकल रहा है, इसमें निकल रहा है CO2, दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और इसके साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो ये है अनऑक्सीडेशन। इसमें देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो अनऑक्सीडेशन वाले जीव को ऑक्सी जीव कहा जाता है, अनऑक्सीडेशन वाले जीव को अनऑक्सी जीव कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और अनऑक्सीडेशन। अब हम लोगों को ऑक्सीडेशन में जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, उसको देखना है क्या होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, और पौधों में श्वसन कैसे होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले अभी हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को। तो चलिए देखते हैं क्या होती है ग्लाइकोलिसिस, कौन सी प्रोसेस होती है, क्या होता है इसमें, और क्रेब्स साइकिल क्या होती है, इसमें क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को, क्या है ग्लाइकोलिसिस और क्या है क्रेब्स साइकिल। अभी हमने बताया कि ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिसिस, ये एग्जाम्पल ऑक्सी का तो ही है, साथ में साथ अनऑक्सी यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का भी एग्जांपल है, यानी कि ये जो प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की देखी जाती है एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों प्रोसेसेस में देखा जाता है, दोनों प्रोसेस में ये रेस्पिरेशन होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, यानी ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। ग्लूकोज जो होगा वो चेंज होता है फ्रक्टोज टी यानी कि टूटता है फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट में। फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट में टूटने के बाद क्या होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये टूटता है फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट, और फ्रक्टोज 2-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होगा वो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में टूटता है, और इसको टूटने के बाद डायरेक्ट हमारा पायरुविक एसिड यानी कि एंड प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलिसिस का होता है, यानी कि जो अंतिम उत्पाद होता है वो हमारा पायरुविक एसिड बन जाता है। अब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होती है वो हमारी साइटोसॉल
या साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में होने वाली प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस हमारी। क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होने वाली प्रोसेस है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसॉल यानी कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होने वाली प्रोसेस है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का जो अंतिम उत्पाद है वो है 2-पायरुविक एसिड यानी कि पायरुविक एसिड बनता है और उसके 2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 अणु बनते हैं पायरुविक एसिड के। और किससे बनते हैं, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से। तो ग्लूकोज जो है वो हमारा टूटेगा फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट में और फिर 2-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट टूटेगा, फिर फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो होगा वो हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूटेगा और एंड प्रोडक्ट में हमारा 2-पायरुविक एसिड बन जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ATP, ADP, NAD और NADH क्या लिखा है, तो इसको भी समझ लीजिए। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट में टूटता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो कि ATP के रूप में रिलीज होती है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ATP का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो जो हमारी एनर्जी रिलीज होगी ग्लूकोज जो फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट में टूटेगा तो वो ATP के फॉर्म में होगी और वो ATP जो होगी वो किसमें चेंज हो जाएगी, ADP यानी कि एडिनोसिन ट्राई की जगह क्या हो जाएगा, डाई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूट जाएगी, तब ये हो जाएगी चेंज ADP में। फिर फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट जब 2-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में टूटेगा तब इसमें NAD जो होगी वो टूटेगी NADH2 में, यानी कि निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइहाइड्रेटेड में टूट जाएगा और कुछ ATP जो होगी यानी कि ADP जो थी यहाँ पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो था वो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में टूट जाएगा। तो इस तरह से इसमें एनर्जी रिलीज होगी और वो हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, ATP, ADP, NAD और NADH के रूप में। फिर बात आती है क्रेब्स साइकिल की। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल इसके ठीक बाद की प्रोसेस होती है, यानी कि इसके बाद जो चलने वाली प्रोसेस है वो क्रेब्स साइकिल है। बुक्स वगैरह में अगर आप देखेंगे तो पायरुविक एसिड के नीचे ही ये प्रोसेस बनी हुई है, क्योंकि जो पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट हमारा ग्लाइकोलिसिस का बन रहा है वही आगे हमारे बॉडी में सर्कल करता है यानी कि चलाता है। और ये साइकिल जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो है साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होने वाली प्रक्रिया और जो क्रेब्स साइकिल है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली प्रक्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का बना हुआ होता है यानी कि 2-पायरुविक एसिड वो किस में टूट जाता है, वो हमारा कोफैक्टर यानी कोएंजाइम में टूटता है, एसिटिल कोएंजाइम A में टूट जाता है। फिर एसिटिल कोएंजाइम में क्या होता है, वो पूरा रिवर्सिबल होता है। एसिटिल कोएंजाइम में टूटता है जाके किसमें, सिट्रिक एसिड में, और सिट्रिक एसिड जो ये प्रोसेस है ये हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। एसिटिल कोएंजाइम A जो होगा वो हमारा चलेगा किसमें, सिट्रिक एसिड में टूटेगा। सिट्रिक एसिड टूटती है आइसोसिट्रिक एसिड में और जब आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में टूटेगी तब इसमें कुछ फॉर्म एनर्जी का रिलीज होगा जो कि NAD के फॉर्म में होगा। वो NAD किसमें चेंज हो जाएगी, NADH में चेंज हो जाएगी। और फिर वो NADH जो होगा ये हमारा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो होगा हमारा वो सक्सिनिक एसिड में टूटेगा और सक्सिनिक एसिड में जब टूटेगा तो इसमें भी कुछ फॉर्म एनर्जी का निकलेगा यानी कि NAD जो होगा वो NADH में टूट जाएगा और सक्सिनिक एसिड जो होगा हमारा वो मैलिक एसिड में टूटेगा। मैलिक एसिड जो है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में टूट जाएगा और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में जब टूटेगा तो इसमें भी कुछ मात्रा एनर्जी की निकलेगी जो कि NAD के फॉर्म में होगी। फिर मैलिक एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में टूटेगा और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर से एसिटिल कोएंजाइम में बना देगा और फिर ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है। अगर पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में क्या अंतर है तो सबसे पहला जो आंसर आपका होगा वो ये होगा कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो 2-पायरुविक एसिड में टूटता है और क्रेब्स साइकिल में जो होता है वो पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम में टूट करके पूरी साइकिल रिएक्शन यानी रेखीय समीकरण, रेखीय चक्र बनाता है। ग्लाइकोलिसिस में जो होता है वो लीनियर इक्वेशन होता है यानी कि रेखीय लाइन वाइज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सर्कुलर देख रहे हैं आप, गोल देख रहे हैं, हमने तो अभी किस तरह से बनाया लेकिन देखा जाए तो ये पूरी ऐसे चक्रीय प्रोसेस है, चक्रीय चल रही है। फिर ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो एंड प्रोडक्ट
2 पायरुविक एसिड बनाता है, और इसमें जो 2 पायरुविक एसिड जो होगा वो एसिटिल कोएंजाइम बनाएगा, यानी कोफैक्टर बनाएगा, और वही कोफैक्टर पूरा राउंड करके फिर से उसी में ही चेंज हो जाएगा। तो ये हुई बात हमारी ग्लाइकोलिसिस की, क्रेब्स साइकिल की। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि श्वसन में जो आपका क्वेश्चन है आज का वो ये है, ये क्वेश्चन लिख भी दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि श्वसन में कितने अणु ऊर्जा के विघटित होते हैं या प्राप्त होते हैं। सीधी सी बात आपको ये बतानी है कि श्वसन में कितने अणु, ऊर्जा के कितने अणु मिलते हैं, या ऊर्जा किस फॉर्म में मिलती है, या कितने अणु हमें श्वसन के एंड प्रोडक्ट में हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, कितने अणुओं के रूप में। ठीक, तो आज का ये सवाल है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।